गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम नेक्स्ट कार्बोहाइड्रेट डिस्कस करेंगे आफ्टर मोनोसैकेराइड एंड ओलिगोसैकेराइड विच इज कॉल्ड एज पॉलीसैकेराइड। पॉलीसैकेराइड, इसकी कुछ बातें करेंगे, इसके कुछ उदाहरण देखेंगे आज पॉलीसैकेराइड्स के। व्हाट इज पॉलीसैकेराइड? पॉलीसैकेराइड अगर अपन डिस्कस करते हैं, बताओ क्या होता है पॉलीसैकेराइड? पढ़ा है कभी पहले? मोनोसैकेराइड कल आपको पढ़ा है, ओलिगोसैकेराइड की बात की हमने, और अब पॉलीसैकेराइड। पॉली मतलब होता है बहुत सारे है ना, काफ़ी सारे हो सकते हैं, काउंट हो सकता है 100 भी हो, 100 हो सकते हैं, 200 हो सकते हैं, मोर देन 1000 हो सकते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे। तो पॉलीसैकेराइड की अगर अपन बात करें तो पहले एक बात बता देता हूँ, दीज आर या पॉलीसैकेराइड्स आर natural polymers। पॉलीसैकेराइड्स प्राकृतिक बहुलक हैं। एक तो ये बात आपको याद रखनी है, पॉलीमर है। पॉलीमर का मतलब होता है बहुत सारी सिंगल यूनिट से जो लगातार जुड़ती जाएं, और अभी मैंने जैसे बताया नंबर ऑफ सिंगल यूनिट्स जिनको हम यहाँ बोलेंगे मोनोमर। तो वो मोनोमर 10 भी हो सकते हैं, 12 भी हो सकते हैं, 100 भी हो सकते हैं, 1000 भी हो सकते हैं। वो डिपेंड करता है कि वो कौन सा पॉलीमर बना रहा है। बात समझ में आई ना? तो यहाँ पर पॉलीसैकेराइड की जो पहली बात मैंने बताई है, विच इज व्हाट, दीज आर नेचुरल पॉलीमर। अब पॉलीमर है तो किसी मोनोमर से बने होंगे, सीधी सी बात है। फॉर्म्ड बाय मोनोसैकेराइड्स और oligosaccharides units, formed by monosaccharides and oligosaccharides units। monosaccharides या oligosaccharides इकाइयों से निर्मित, ठीक है। कुछ ना कुछ तो यूनिट आएगी मोनोमर। जब बहुत सारे मोनोसैकेराइड हो सकते हैं या ओलिगोसैकेराइड हो सकते हैं, और वो सब जब मिलते जाएंगे अलग अलग तरीके से, तो वो क्या बनाते जाएंगे, एक बड़ा पॉलीमर बनाते जाएंगे, और वही जाके किस में कन्वर्ट होगा, पॉलीसैकेराइड में कन्वर्ट होगा, ठीक है ना। नेक्स्ट पॉइंट देखो, मोनोसैकेराइड या ओलिगोसैकेराइड की बात करें तो यहाँ पर अपन बात करते हैं कि पॉलीसैकेराइड इनके जुड़ने के बेस पे, अगर अपन बेसिकली इसको अंडरलाइन कर लें, किसको अंडरलाइन कर लें, मोनोसैकेराइड। हम ये मान के चलते हैं कि ओलिगोसैकेराइड भी मोनोसैकेराइड से बना है, तो हम ये मान के चलते हैं कि पॉलीसैकेराइड की बेसिक यूनिट क्या हो जाएगी, मोनोसैकेराइड। तो हम यहाँ बात कर सकें नहीं, बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड, बेसिक यूनिट ऑफ पॉलीसैकेराइड इज मोनोसैकेराइड। भाई सीधी सी बात है ना, ओलिगोसैकेराइड से आप कह रहे हो कि यहाँ पर पॉली बन रहा है, पर ओलिगो भी तो इससे ही बना है। तो सबसे छोटी स्मॉलेस्ट यूनिट कौन सी हो गई, बेसिक यूनिट कौन सी हो गई, मोनोसैकेराइड हो गई। तो हम यहाँ कह सकते हैं पॉलीसैकेराइड के आधारभूत इकाई मोनोसैकेराइड होती है। कहानी समझ में आई? चलो, यहाँ तक की बात आ गई। अब कल मैंने आपको ये बात बताई थी प्रीवियस क्लास में कि जो पॉलीसैकेराइड और मोनोसैकेराइड है, ओलिगोसैकेराइड है, लाइक एज हमने कल बात कर रहे थे, मोनोसैकेराइड में ग्लूकोज और फ्रक्टोज की हमने बात की थी। इसके अलावा अगर ओलिगोसैकेराइड में देखें तो माल्टोज, लैक्टोज, है ना, इनकी बात हम करते हैं। ये सारे जो सैकेराइड्स हैं, ये जो सारे कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये क्या होते हैं, वाटर सोल्यूबल होते हैं, वाटर में डिसोल्व हो जाते हैं। लेकिन जब हम इसकी बात करते हैं, किसकी बेटा, पॉलीसैकेराइड की, ड्यू टू लार्ज साइज ऑफ मॉलिक्यूल, ये इजीली वाटर सोल्यूबल नहीं होते। तो हम यहाँ इनके लिए लिख सकते हैं वाटर इनसोल्यूबल, या सीधा लिख लो इनसोल्यूबल इन वाटर, जल में एविलेट, जल में एविलेट। बात समझ में आई? इनसॉल्युबल इन
नहीं, बहुत ही रेयर चांस है, पर 1 या 2% या 3%, बहुत ही रेयर चांस है, ठीक है ना, इनसॉल्युबल, क्योंकि ड्यू टू वो लार्ज साइज बहुत सारे बॉन्ड तोड़ने पड़ेंगे आपको। नेक्स्ट पॉइंट, पॉलीसैकेराइड्स टेस्ट ऑफ पॉलीसैकेराइड्स। देखो ग्लूकोज स्वीट होता है, फ्रक्टोज बहुत ज़्यादा स्वीट होता है, लैक्टोज इज अ वेरी इंपॉर्टेंट ओलिगोसैकेराइड ऑल्सो नेम्ड एज मिल्क शुगर, ठीक है ना, मिल्क शुगर बोलते हैं उसको, वो भी मीठी है। अब दूध के अंदर, मिल्क के अंदर कई बार हमें ऐसी कंडीशन आ जाती है कि हमें उसमें शक्कर डालना भूल जाते हैं या कुछ भी ऐसा कोई एक्स्ट्रा पॉइंट नहीं डालते और खाली पी जाते हैं उसको, फिर भी वो स्वीट लगता है, टेस्ट आता है उसमें, है ना, तो वो इसलिए क्योंकि इसमें लैक्टोज है। माल्ट के अंदर गेहूं का माल्ट बना हुआ बनाते हो तो गेहूं का माल्ट भी मीठा होता है, ये ध्यान रखना। कभी हम रोटियाँ खाते हैं डेली, वो गेहूं से बन रही है, उसमें भी कुछ ना कुछ है, ठीक है ना, तो वहाँ से अगर अपन बात करें उसका माल्ट, तो बहुत सारी बातें ऐसी आती हैं जहाँ पर वो सब क्या होता है, टेस्ट जो होता है उनका जनरली स्वीट होता है, बट स्वीटलेस इन टेस्ट, स्वाद में मीठा नहीं होता, ठीक है ना, मीठा नहीं होता, स्वीट ही नहीं होता ये, कौन, पॉलीसैकेराइड। अब ग्लूकोज क्रिस्टलाइन होता है, माल्टोज क्रिस्टलाइन होता है, बट पॉलीसैकेराइड्स एमोर्फस होते हैं, एमोर्फस इन नेचर। और चलो ठीक है, प्रकृति में एक्रिस्टलाइन, वो सब क्रिस्टलाइन फॉर्म में होते हैं, ठीक है ना। तो ये कुछ पॉइंट्स अपन यहाँ डिस्कस कर रहे हैं कि फर्स्ट पॉइंट हमने डिस्कस किया, पॉलीसैकेराइड्स क्या होते हैं बेटा, नेचुरल पॉलीमर है, पॉलीमर है तो किसी ना किसी चीज़ से बने होंगे, कहाँ किससे अपन ने बात कर रहे हैं, मोनोसैकेराइड से और ओलिगोसैकेराइड। मोनो बेसिक यूनिट जो होगी, सबसे स्मॉल यूनिट ही होगी, जिसको अपन मोनोमर भी बोल सकते हो, मोनोसैकेराइड होगी, इनसोल्युबल होंगे वाटर में, स्वीटलेस होंगे टेस्ट में, स्वाद में इनका कोई मीठा नहीं होगा इसमें, एमोर्फस होंगे, एक्रिस्टली होंगे, ठीक है ना। तो एक तो यहाँ पर बात करते हैं। अब इन सब बातों के बाद अगर मैं इसका क्लासिफिकेशन करूँ, छोटा सा क्लासिफिकेशन है, क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, क्लासिफिकेशन कर लें हम पॉलीसैकेराइड का, तो क्या करेंगे, देखो इधर ध्यान दो, किसके बेस पे, बड़ा लिखने के लिए बहुत टाइम है, लिखने को तो मैटर अपन और भी लिखा देंगे, है ना, पहले समझने की कोशिश करो हम क्या पढ़ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ पॉलीसैकेराइड, वर्गीकरण करते हैं, तो इंपॉर्टेंट बात आती है यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ मोनोसैकेराइड यूनिट, मोनोसैकेराइड यूनिट्स, इनके बेस पर है कि मोनोसैकेराइड यूनिट्स किसी पॉलीसैकेराइड में कौन कौन सी हैं, उसके बेस पर पॉलीसैकेराइड को अपन क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। तो जब मोनोसैकेराइड की बात करते हैं, अगर कोई पॉलीसैकेराइड सपोज कीजिए उसमें केवल एक ही टाइप का मोनोसैकेराइड है, एक ही टाइप का मतलब कि हो सकता है वो केवल ग्लूकोज से ही बन गया, सपोज कीजिए कोई पॉलीसैकेराइड मान लो एक्स है, कोई पॉलीसैकेराइड एक्स है, जब मैंने देखा कि ये एक्स किससे बना है तो मुझे पता लगा इसके अंदर 120 ग्लूकोज इकाइयां हैं, ग्लूकोज यूनिट्स हैं, ग्लूकोज, इसका ग्लूकोज के अलावा और कोई नहीं है, तो वो तो एक जैसी हो गई ना, आइडेंटिकल। तो ऐसे पॉलीसैकेराइड को अपन क्या बोलेंगे, होमोपॉलीसैकेराइड। होमो हिंदी में बोलते हैं सम, ठीक है, सम पॉलीसैकेराइड। और इसको डिफाइन कैसे करेंगे, यहां लिख देता हूं, when all monosaccharides are identical, saccharide units are identical, ऑलराइट, सबके सब आइडेंटिकल है, एक जैसी हैं, ठीक है ना, सभी मोनोसैकेराइड इकाइयां समान, एक समान, तब तो ये क्या कहलाएगा, होमो या सम। और अगर हम बात करते हैं हेटेरो पॉलीसैकेराइड,
विषम पॉलीसैकेराइड। तब तो डेफिनेशन देना इजी हो गया। मिनिमम 2 डिफरेंट मोनोसैकेराइड, कम से कम 2 आपके पास क्या होने चाहिए। तो यहाँ लिख सकते हैं अपन व्हेन डिफरेंट, ब्रैकेट में लिख देता हूँ मिनिमम 2 टाइप्स डिफरेंट मोनोसैकेराइड यूनिट्स प्रेजेंट। ठीक है, जब 2, कम से कम 2, मिनिमम 2 टाइप्स, ये तो होने चाहिए। जैसे एक ग्लूकोज हो गया, एक फ्रक्टोज हो गया, एक ग्लाइकोजन हो गया, एक ग्लूकोज हो गया, 2 अलग अलग। ठीक है ना। अब मैंने जैसे यहाँ x लिया, अगर मैं y लूँ और मैं कह दूँ कि 60 यूनिट्स तो हो गई ग्लूकोज की प्लस 60 यूनिट्स हो गई फ्रुक्टोज की, तो ये अलग हो गया। ये कहानी समझ आ गई। तब बनेगा जो वो कौन बनेगा, हेट्रो है ना। ठीक है, कॉपी कर लो इसको फटाफट, फिर आगे डिस्कस। ओके, ओके, चलिए अब हम बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स के कि कौन कौन से कार्बोहाइड्रेट्स हैं जो बिहेव करते हैं लाइक एज पॉलीसैकेराइड्स। कुछ वेल नोन एग्जाम्पल हम यहाँ देखेंगे। एग्जाम्पल्स की बात करें, एग्जाम्पल्स ऑफ पॉलीसैकेराइड, पॉलीसैकेराइड्स के उदाहरण। देखो कुछ वेल नोन एग्जाम्पल और काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछे जाते हैं उनके बारे में। ठीक है ना, पूछा जाता है स्टार्च, राइट। इसके अलावा आप सेल्यूलोज, सब आपने प्रीवियस क्लासों में, छोटी क्लासों में पढ़े होंगे, 9th-10th में। सेल्यूलोज, ग्लाइकोजन ह्यूमन लीवर में मिलता है, ये कलेक्ट होता जाता है और जब भी ह्यूमन बॉडी को ज़रूरत होती है ग्लाइकोजन ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है ना, ग्लाइकोजन। एक और पॉलीसैकेराइड, हालांकि उसको बहुत डिटेल में डिस्कस नहीं करते हैं यहाँ पर वेल नोन है, सब जानते हैं, विच इज़ गम। सुना है इसको, गोंद। इसका ये बारे में जानते हैं, एटेक्स्ट्रा, फाइब्रिन्स, इनुलिन वगैरह बहुत सारे एग्जाम्पल हैं जहाँ पर अपन बात कर सकते हैं कि अब मोनोपॉलीसैकेराइड्स के, ये सब कार्बोहाइड्रेट हैं। बट ये उस तरह की कार्बोहाइड्रेट, जनरली जब कार्बोहाइड्रेट वर्ड हमारे दिमाग में आता है तो हमारे दिमाग में सबसे पहली बात आती है यार मीठा होगा, स्वीट, कैसा होगा, स्वीट होगा टेस्ट में। लेकिन ये सब
इनके अंदर ऐसी कंडीशन नहीं है, ये स्वीटलेस है सारे टेस्ट के अंदर, ठीक है ना, पॉलीमर्स के रूप में है सारे। यहाँ हम जो डिस्कस करते हैं बेसिकली, मैं इन स्पेशली इन 2 या 3 के बारे में थोड़ा थोड़ा आपको बताऊंगा जो इम्पोर्टेंट है आपके लिए। और अगर हम बात करें सबसे पहले स्टार्च की, ठीक है बेटा, स्टार्च की बात करें तो स्टार्च देखो क्या है, हम अच्छी तरह जानते हैं सारे। स्टार्च जनरली आपको कहाँ मिल जाएगा, वीट, गेहूँ में मिल जाएगा, है ना, ये तो अपन डेली यूज करते हैं, हमारे डेली का वो है। इसके अलावा अगर और 2-3 एग्जांपल देखें गेहूं के अलावा, ये कहाँ मिलेगा बताओ, मेज़, मक्का में मिलता है, और बहुत ज़्यादा अगर हाई क्वांटिटी चाहिए आपको, राइस, चावल। एक वर्ड सुना होगा आपने जनरली घरों में, चावल का मांड, डायरिया हो गया बच्चे को चावल का मांड पिला दो, सही हो जाएगा, ठीक है ना। इसके अलावा और कहाँ मिलेगा आपको, पोटैटो, पोटैटो, आलू। इसी तरह से एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है विच इज़ ऑल्सो नेम्ड एज स्वीट पोटैटो, शकरकंद खाया है, उसके अंदर भी क्या होता है, जितने कंद है ना, कंद, स्पेशली जैसे शकरकंद, स्वीट पोटैटो, ठीक है, शकरकंद, तो इनके अंदर क्या मिलता है। पर हमको कॉमनली जो हम यूज करते हैं ये 3 चीज़ें तो होती हैं, बाकी तो सीजनल है, बस समझ आए ना। तो यहाँ ये सब अपन को मिलता चला जाएगा। अब स्टार्च क्या है, देखो स्टार्च की अगर बात करें, कुछ फैक्टर्स की बात करें स्टार्च में, तो स्टार्च जो है, स्टार्च इज पॉलीमर ऑफ ग्लूकोज यूनिट, ठीक है बेटा, ग्लूकोज इकाइयों का बहुलक है। इसका मतलब सर ने यहां पर ग्लूकोज के अलावा और कोई यूनिट नहीं लिखी है। दैट मीन्स स्टार्च किस टाइप का पॉलीसैकेराइड हो गया, दैट इज स्टार्च इज होमो पॉलीसैकेराइड। समझ में आ गई कहानी भाई, और कोई तो यूनिट है ही नहीं ना इसके अलावा, ग्लूकोज के अलावा। तो स्टार्च कैसा हो गया, स्टार्च सम पॉलीसैकेराइड है, अंडरस्टैंड। चलिए समझ में आई बात। अब स्टार्च जो वास्तव में बनता है वो 2 पोर्शन से बनता है, उसके भी मतलब अगर मैं एक मॉलिक्यूल स्टार्च का उठा लूँ, सपोज करो ये बोर्ड है, ये बोर्ड स्टार्च है, तो इसके 2 पोर्शन मान लेता हूँ मैं। एक पोर्शन मान लेता हूँ कि ठीक है ये जो फाइबर जा रहा है ना इस तरह का, ये फाइबर, और एक पोर्शन ये आ गया। क्वांटिटी ज़्यादा किसकी है, इस वाइट शीट की, इसकी कम है। तो इसी तरह से इसके अंदर, स्टार्च के अंदर 2 पोर्शन पाए जाते हैं। बी पॉइंट में, स्टार्च फॉर्म्ड बाय 2 इंपॉर्टेंट, या सीधा लिख लो 2 बेसिक स्ट्रक्चर्स। स्टार्च 2 आधारभूत संरचनाओं से बनता है। अब वो दोनों कौन सी हैं भाई, बात करते हैं। फर्स्ट देखो B.1, एक को बोलते हैं एमाइलोज, एमाइलोज। ये जो होता है ये वाटर सोल्यूबल होता है। इंपॉर्टेंट बात ये है, एमिलोज जो है वो इसका पार्ट है। मैं यहाँ बात कर रहा हूँ 2 पार्ट है, उनमें से एक है एमिलोज। एमिलोज जो है बेटा वो वाटर सोल्यूबल है क्योंकि छोटा है, ठीक है, और वाटर सोल्यूबल यानी जल में विलेय है, जल में विलेयशील है। इंपॉर्टेंट बात दूसरी ये है 10 to 20% पार्ट ऑफ स्टार्च। स्टार्च का कितना परसेंट है ये, 10 to 20%। इसे ऑल्सो नेम्ड एज या ऑल्सो कॉल्ड एज अल्फा एमिलोज। अल्फा एमिलोज भी बोलते हैं इसको, है ना। इसे अल्फा एमिलोज के नाम से भी जानते हैं। ये सारी बातें आ गई। ये पूरा का पूरा जो ग्लूकोज है फॉर्म्ड बाय लीनियर
कनेक्शन ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स, ग्लूकोज इकाइयों के रेखीय संयोजन से निर्मित होता है। चैन देखिए, चैन में एक एक छोटी छोटी यूनिट्स होती हैं, एक कड़ी फिर एक यूनिट, लंबी चैन है, पता नहीं हम काउंट भी नहीं करते हैं, पर वो एक साथ सीधी होती है, स्ट्रेट फॉरवर्ड में ऐसे होती है। तो ऐसे ही ग्लूकोज है, सपोज करो यहाँ एक ग्लूकोज हो गया, मैं यहाँ दिखा रहा हूँ इसको, है ना, ये ग्लूकोज का एक यूनिट हो गया फर्स्ट, ये ग्लूकोज दूसरे ग्लूकोज से ऐसे जुड़ जाएगा सेकंड, ये ग्लूकोज आगे जुड़ जाएगा, समझ में आ रही है कहानी, और ऐसे ही इधर इधर ही जुड़ता चला जाएगा। इस ग्लूकोज में जहाँ पर ये जुड़ा है और ये जो जुड़ा है, दो ग्लूकोज जुड़े ना, ये जो बीच भैया बॉन्ड से तो जुड़ेंगे, कोई ना कोई तो बॉन्ड होगा, उस बॉन्ड को हम बोलते हैं ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड, इससे जुड़ा हुआ। कहानी समझ आ गई। बाकी एग्रीकल्चर केमिस्ट्री में इतना डिटेल नहीं है कि किस तरह से इसका फॉर्मेशन होता है, किस तरह की स्ट्रक्चर है, बट जितनी चीज़ जाननी जरूरी है वो आप जानो, और थोड़ी एक्स्ट्रा इसलिए जानो ताकि आपके कंपटीशन में काम आए। बात समझ आ गई ना। चलिए कॉपी कर लो इसको पहले, फिर अगला पोर्शन पढ़ते हैं। आई होप ये इस साइड का कंप्लीट हो गया होगा, इस साइड का कंप्लीट हो गया होगा। ओके चलिए, B.2 एमाइलोपेक्टिन, ये सेकंड पोर्शन है। मैंने कहा था दो पोर्शन से बना होगा, पहला एमाइलोज है, सेकंड एमिलोपेक्टिन है। एमिलोपेक्टिन जो होता है वाटर इनसोल्यूबल होता है, ये दोनों बात आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। इनसोल्यूबल, जल में अविलेशी, ये काफ़ी बड़ा होता है, थोड़ा सा लार्ज होता है, इससे अपने ये तो सीधी सीधी बना दी, ये आपको बात याद रखनी पड़ेगी। सेकंड पॉइंट, 10 to 20% पार्ट ऑफ स्टार्च फॉर्म्ड बाय एमाइलोज, 10 से 20% किससे बना है, एमिलोज से। तो 80 to 90% पार्ट ऑफ स्टार्च, ये स्टार्च का इतना परसेंट बचा, ठीक है।
अब बनता कैसे है देखो, इसको एक बात और कहते हैं, इसको एक बात बोलते हैं ऑल्सो कॉल्ड एज, एक फर्दर नेम है इसका आगे, एज बीटा एमाइलोज। ध्यान रखना एमाइलोज बोला है मैंने, एमिलोपेक्टिन नहीं बोला। इसको अल्फा एमिलोज बोलते हैं। एमिलोपेक्टिन के लिए बीटा एमिलोज वर्ड है, ये ध्यान रखना है, कोई ज़्यादा मतलब टेंशन वाली बात नहीं है। अब ये होता कैसे देखो, मेरे पास ये ग्लूकोज की एक स्ट्रक्चर बन गई। अभी जैसे मैं बताया ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड से बनते हैं, वो लीनियर शेप में जुड़ता है, ये लीनियर नहीं जुड़ेगा। पहले क्या होगा, फर्स्ट इस तरह से बनता चला जाए, समझ में आई बात। अब यहाँ मैंने जो दिखाया था इसका मतलब यहाँ पर भी ग्लूकोज है, वहाँ पर भी ग्लूकोज है, ऐसा चल रहा है। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, यहाँ तो ग्लूकोज आ रहा है, और जो लीनियर शेप है ना, 2 पोर्शन होते हैं इसके। पहला लीनियर बनेगा 20 से 25 ग्लूकोज से, इसके बाद इधर का एक हिस्सा ही नीचे आ जाएगा। अब यहाँ से क्या होगा, ऐसे बड़ा सिंपल सा मैं एग्जांपल दूंगा आपको, और आई होप तुरंत समझ में आ जाएगी वो बात। क्या होता है देखो कि पहले एक चैन बना लो 20 to 25 यूनिट की, बन गई चैन एक, इसको मैंने यहां रख दी। अब दूसरी चैन लेकर आया 22 यूनिट, उन दोनों को आपस में जोड़ दिया, ये पहली चैन, ये दूसरी चैन, इनको बीच में से जोड़ दिया। समझ में आएगा नहीं, इस तरह से, ठीक है ना। तो यहां ये बनता है आपका, इस शेप में जुड़ा होता है एमिलोपेक्टिन, और ये बॉन्ड तो फिर आपको पता ही है, वो तो बॉन्ड वही होना, ग्लाइकोसाइडिक, ये भी यही आ कहानी समझ आएगा ना। जैसे तो इस तरह से कन्वर्ट होता है। यहाँ पर वाटर इंसोल्युबल है, 80 to 90% पार्ट ऑफ स्टार्च, ऑल्सो कॉल्ड एज बीटा एमिलेज। किस तरह से ये यूनिट जुड़ती हैं, पहले एक लीनियर बनेगी, फिर दूसरी लीनियर बनेगी, फिर तीसरी बनेगी, बहुत सारी लीनियर बनेगी, फिर वो लीनियर आपस में जुड़ती चली जाएंगी, कनेक्शन होता चला जाएगा, ठीक है ना। जब यहाँ होता है इस ग्लूकोज का कार्बन 4 और इस ग्लूकोज का कार्बन 1, तो ये ग्लाइकोसाइडिक किसके बीच में बना है, 1 और 4। इस ग्लूकोज का कार्बन 1 और जो नीचे वाली चेन आएगी इसका कार्बन, एक मिनट मैं इसको थोड़ा और अच्छा सा दिखा देता हूँ आपको, सीधा यहाँ, ये कार्बन 6 है, तो ग्लूकोज में कितने कार्बन होते हैं, 6। तो ये वाला जो कनेक्शन हुआ है 2 लेयर्स का, वो तो C1 C6 का हुआ है, और जो एक ही लाइन में हुआ है वो C1 और C4 का हुआ है। याद आ जाएगा बेटा, इंपॉर्टेंट बात है। तो यहाँ पर भी मैं बता देता हूँ, ये वाला जो है ये तो हो गया C1, ये वाला हो गया C4, ये पूछे जाते हैं पेपर में, ठीक है ना। तो इस तरह से 2 पोर्शन हो गए स्टार्च के, विच इज एमाइलोज एंड एमाइलोपेक्टिन। अब ये पहला उदाहरण था हमारा किसका, पॉलीसैकेराइड का। इसके अलावा अगर हम सेल्यूलोज पर आए, देखो सेल्यूलोज के बारे में हम बहुत ज़्यादा बात नहीं करेंगे, सेल्यूलोज के बारे में हम केवल इतनी बात करेंगे कि वो भी ग्लूकोज का एक बड़ा पॉलीमर है। दूसरी बात, सेल्यूलोज कहाँ मिलता है, लकड़ियों में मिलेगा, कॉटन में मिलेगा, ठीक है ना। और भी आप कहीं भी देख सकते हैं, पेपर, आपका पेपर है वहाँ मिल जाएगा सेल्यूलोज, बस समझ में। तो सेल्यूलोज तो बहुत सारी जगह मिलेगा। अब ग्लाइकोजन की बात करें, मैंने आपको कहा था ग्लाइकोजन इज अ पॉलीसैकेराइड प्रेजेंट इन ह्यूमन लीवर, एनिमल के लीवर्स में होता है, ओनली ह्यूमन ही नहीं, एनिमल्स के लीवर में होता है, और वो कन्वर्ट हो जाता है जब भी ज़रूरत होती है किसमें, ग्लूकोज में। तो सेल्यूलोज, हाँ बोल, लीवर में कलेक्ट होगा। हम जो भी खाना खाएंगे, जो भी ग्लूकोज हम लेते हैं, फूड हम ग्लूकोज की फॉर्म में लेंगे, ग्लूकोज जितना ज़रूरत होता है उतना हम यूटिलाइज कर देते हैं, बाकी जो रिमेनिंग होता है वो कलेक्शन होकर किस में चला जाता है, ये लीवर के अंदर कलेक्ट हो जाता है एज द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। फिर कई बार ऐसी कंडीशन आती है कि हम खाना नहीं खा पाते, हम कहीं ट्रैवलिंग कर रहे हैं, 2 दिन लगातार ट्रैवलिंग चल रही है या पूरा दिन कर रहे हैं, या कोई कंडीशन ऐसी आ गई कि हम फूड नहीं ले पा रहे, तो एनर्जी तो हमारे अंदर जब भी रहती है, काम तो हम तब भी करते हैं, तो वो ग्लाइकोजन कंडीशनल कि कितनी ज़रूरत है उस हिसाब से वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, ग्लूकोज में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है ना। तो ये सेलुलोज, ग्लाइकोजन, स्टार्च को हमने डिटेल में डिस्कस कर लिया। ये सब एग्जांपल्स किसके हैं, पॉलीसैकेराइड्स के। एंड दिस इज द कंप्लीट पोर्शन ऑफ कार्बोहाइड्रेट। एक बार फटाफट रिपीट कर देता हूँ, कार्बोहाइड्रेट मैंने कल डिस्कस किया था, फर्दर के अलावा बैक क्लासेस में अपन ने डिस्कस किया मोनोसैकेराइड, ओलिगोसैकेराइड एंड पॉलीसैकेराइड। उन तीनों के बारे में विद एग्जाम्पल हमने डिस्कशन कर लिया है। अब नेक्स्ट पॉइंट जो है, कार्बोहाइड्रेट्स के कुछ इंपॉर्टेंस होते हैं कि उनका यूज कहाँ होता है, वो जनरली कॉमन है, बहुत इजी है। कार्बोहाइड्रेट जैसे एनर्जी हमको प्रोवाइड कराएगा एनिमल्स को, है ना। और अभी मैंने कहा जैसे प्लांट के अंदर आ ही रहा है, तो जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म उसमें एनर्जी का सोर्स होता है, वो अलग अलग कंडीशंस उसके अंदर आती है कार्बोहाइड्रेट की।
अब इनके कुछ जो बेसिक इंपॉर्टेंस है वो बाय बुक भी अपन डिस्कस कर सकते हैं, ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। कल हम इसमें नया पॉइंट लेंगे विच इज़ प्रोटीन, अगला मॉलिक्यूल लेंगे बायोमॉलिक्यूल प्रोटीन। इससे पहले मैं ये चाहता हूँ कि आप सारे स्टूडेंट्स कार्बोहाइड्रेट से रिलेटेड अपने इन सारी बातों को जिन जो रह गए हैं वो प्रीवियस एक बार इनके वीडियो देख लेना। प्रीवियस वीडियो में सारा एक्सप्लेन मैंने डिटेल में कर रखा है। उनको समझने के बाद बाय बुक एक बार आप स्टडी करें, डाउट्स क्लियर करें, ठीक है ना, और फिर अपन प्रोटीन डिस्कस करेंगे। ओके, थैंक यू।